हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी कंपनी के ग्रोथ की बात कर लेते हैं कि हम ग्रोथ में हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इतना तो अभी तक हमें समझ में आ गया कि हमें ग्रोथ कंपनीज़ ढूँढनी है मार्केट में, क्योंकि अगर अगर हम ग्रोथ कंपनी के पीछे नहीं भागेंगे तो हमारा पैसा बनेगा नहीं। हमें सिर्फ वही वैल्यूएशन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा जहाँ पर ग्रोथ आ रहा है। जो अच्छे नंबर कंपनी पोस्ट कर रही है उसी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, वही हमें पैसा बना के देगा। इतना हम क्लियर कट चीज़ें समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं, कर लेते हैं बात थोड़ी-सी ग्रोथ की। तो ग्रोथ में 2 चीज़ें हैं, एक तो बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई, टॉप लाइन ग्रोथ देखें, बॉटम लाइन ग्रोथ देखें, तो हमेशा हमें टॉप लाइन ग्रोथ देखना है, रेवेन्यू ग्रोथ देखना है। आपका रेवेन्यू जिस पेस पे बढ़ रहा है वही हमारे लिए अल्टीमेटली ग्रोथ माना जाएगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई टॉप लाइन ग्रोथ तो इसका 40% का है, बट बॉटम लाइन उतना ग्रो नहीं कर रहा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलो सबसे पहले वही ले लेते हैं, उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक कंपनी का नाम है एंजल वन। के एंजल वन क्या है, स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, और वो एंजल वन अपना सुपर ऐप बना रहे हैं जिसमें वो सारी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल बहुत आसान है समझने के लिए, कि एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है और उसके साथ साथ वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर रहे हैं, वो आपका पीएमएस का भी काम कर रहे हैं, एआईएफ का भी काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मोटा मोटी हमें बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है। अगर मैं उनके टॉप लाइन ग्रोथ की बात करूं तो Q1 FY25 ने उनमें टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया था रफली रफली 70-80% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया था, बट उनका जो पार्ट में ग्रोथ था, पार्ट में ग्रोथ आया सिर्फ 30-35% के आसपास का। मतलब कंपनी को प्लेटफॉर्म बिजनेस होने के बाद भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, और ऑपरेटिंग लेवरेज छोड़ो, वो बराबर भी नहीं कर पाए। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा था एज कम्पेयर टू आपका पार्ट का ग्रोथ, पार्ट उस पेस पे बढ़ ही नहीं पाया। बट बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप चीज समझोगे कि खर्चा कहाँ हुआ, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अब देखो, कंपनी ने अपना टॉप लाइन बढ़ाया 80% के आसपास से, जो है इंडस्ट्री इंडस्ट्री टॉप लाइन ग्रोथ से ज्यादा है। इसका मतलब उसने मार्केट शेयर कैप्चर किया। सिंपल सी मोटी 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 बुद्धि से काम करते हैं कि आपके पास इंडिया में 4-5 ब्रोकर हैं बड़े बड़े, जो हम डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में बात कर रहे हैं, ये HDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। 4-5 बड़े-बड़े ब्रोकर हैं कि भाई आप ऐसा ले लो, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, और ये एंजल वन हो गया। इनके अलावा 2-3 और ले लो आप, छोटे-मोटे प्लेयर। सारा का सारा मार्केट इन्हीं के पास है। एंजल वन नंबर 2 प्लेयर है। सेकंड नंबर पे एंजल वन आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे ग्रो आ रहा है, नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजीज आ रहा है, थर्ड नंबर पे शायद ज़ीरोधा आ रहा है। ये 3 कंपनी के पास ही इंडिया का ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकिंग का अकाउंट्स हैं। तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर एंजल वन आज खर्चा करता है एडवर्टाइजिंग में, जैसे उन्होंने खर्चा दिखाया कि हमने आईपीएल में दे दनादन एड्स चलाए, तो आपने देखा होगा आईपीएल में उन्होंने बताया कि भाई वो एंजल वन सुपर 6 ऑफ द मैच, एंजल वन सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, ये सारे करिए। तो बीच में आपको आईपीएल देख रहे थे तो उसमें टीवी के बीच में जो ऐड आ रहे थे वो भी एंजल वन की आ रहे थे। जो आईपीएल में बिल बोर्ड पे बड़े-बड़े ऐड लग रहे थे वो भी एंजल वन की आ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, इसलिए हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिला। अब ये खर्चा हुआ क्यों, और उसको बिज़नेस मॉडल के साथ अलाइन करने की हम थोड़ी-सी कोशिश करते हैं। एंजल वन क्या कर रहा है? एंजल वन टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जो यंग बच्चे हैं, जो 20 साल से 30 साल के बीच के जो एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं, उन लोगों को कैटर करने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों को ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो उस डेमोग्राफिक का सबसे अच्छा तरीका क्या है एडवर्टाइज करने का? आईपीएल में एडवर्टाइज करो, क्योंकि हर बंदा आईपीएल देखेगा, और स्पेशली उस एज ग्रुप का बंदा तो आईपीएल देखेगा ही देखेगा। उसको एंजल वन का एड दिखेगा, उसके दिमाग में एक ब्रांड बैठेगा कि भाई एक एंजल वन ब्रांड है। अगर फिर कल को उसका डीमैट अकाउंट खुलवाने की बारी आई, तो उसके दिमाग में सबसे पहले किस ब्रांड का नाम आएगा? जिस ब्रांड का उसने सबसे ज्यादा ऐड देखा होगा, जिस ब्रांड का उसने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा, और वो है एंजल वन। तो इसका मतलब क्या है? एंजल वन ने खर्चा किया एडवर्टाइजिंग में, जिससे उसको एक माइंड स्पेस मिला। दिमाग में उसके बात घर कर गई, उसके कस्टमर के बात घर कर गई कि एक एंजल वन एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। तो क्या होगा, अब वो बंदा अपना डीमैट अकाउंट खुलाएगा एंजल वन के साथ, और उसका सारा का सारा इंक्रीमेंटल जो भी ट्रेड करेगा, जो भी कमीशन मिलेगा, वो सारा का सारा मिलेगा एंजल वन को। तो एंजल वन ने खर्चा तो आज ही के दिन कर लिया, उसका फायदा उसको आगे चल के होगा। अब एक और चीज समझते हैं। अब 100 जने नए डीमैट अकाउंट खोलने गए, और 100 में से अब सपोज 70 ने आईपीएल देखा था, और 70 में से 50 ने एंजल वन में अकाउंट खुलाया। तो जो इंक्रीमेंटल अकाउंट्स खुल रहे हैं, उसका 50% मार्केट सीधा सीधा एंजल वन के पास चला गया। तो आप क्या कर रहे हो? मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो, तभी आपको देखने को मिल रहा है कि टॉप लाइन ग्रोथ आपका 80% के आसपास आ रहा है। अब आपने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, सपोज यू आर नाउ द मेजॉरिटी होल्डर इन द मार्केट, कि आपके पास 50% डीमैट अकाउंट आ गए।
अगर आपके पास 50% डीमैट अकाउंट आ गए तो आप अपना रेट कभी भी रिवाइज कर दोगे और अपनी बॉटम लाइन को तेजी से ग्रो कर पाओगे। तो मार्केट शेयर कैप्चर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू एक कंपनी जो ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ रही है। जहां तक मेरे को, शायद आपको चेक करना पड़ेगा, बट जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 5 पैसा कैपिटल में हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला था। तो 5 पैसा कैपिटल क्या है, वो भी एक ब्रोकिंग कंपनी है, बट उसका टॉप लाइन बढ़ ही नहीं रहा, उसमें मार्केट शेयर गेन हो ही नहीं रहा। वो एक टाइम पे 2-2.5% के आसपास का मार्केट शेयर कमांड करके रखता था, और वो अब 2% से नीचे आ गया। तो एक ऐसा कंपनी है जो अपना मार्केट शेयर 2.5 से 2% पे ले आया है और ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और दूसरी तरफ आपके पास सेम इंडस्ट्री में कंपनी है जो अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड कर रहा है, वो 10% मार्केट शेयर से 15-16%, 17% के आसपास का मार्केट शेयर पहुंच गया, बट ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा। अब आपके पास चॉइस है कि आप कौन से को लेना चाहोगे। अगर आपने 5 पैसा को पिक किया, 5 पैसा को पिक किया, तो आपको इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल गया। आगे आने वाले 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल जाएगा। बट ये लंबा तो चलेगा नहीं, क्योंकि एंजल वन जैसी कंपनियां 5 पैसा कैपिटल को बाजार से बाहर कर देंगी, उसकी टॉप लाइन की ऐसी तैसी कर देंगी। फिर वो सिर्फ अपनी ऑपरेटिंग लेवरेज देखता ही रह जाएगा, उसके पास कोई बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ एंजल वन आज के दिन ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं ला पा रहा, क्योंकि वो खर्चा कर रहा है लोगों का माइंड स्पेस लेने में, अपनी ब्रांडिंग करने में, अपना ब्रांड वैल्यू बनाने में। और आगे चल के जब उसके ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, जब उसके पास इंक्रीमेंटल अकाउंट्स आएंगे, वो फिर कमांड करेगा प्राइसिंग पावर, कि वो अगर प्राइस बढ़ा देगा तो पूरी इंडस्ट्री प्राइस बढ़ाएगा। और वो जैसी प्राइस बढ़ाएगा, उसका अपने आप ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो अब मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। तो एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट शेयर कैप्चरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑपरेटिंग लेवरेज। आपका 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट आपका टॉप लाइन सबसे तेजी से बढ़ना चाहिए आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, पूरे के पूरे सेक्टर में। यू शुड बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज के बारे में समझ लेते हैं कि जब भी हम Q1 FY25 में भी आपने इतने वीडियोस देख लिए, मैंने 400 से ऑलमोस्ट 400 कंपनी कवर कर ली। हर कंपनी में हम दो चीज देखते हैं, एक तो वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज छोड़ देते हैं, दो ही चीज देखते हैं टॉप लाइन ग्रोथ में। अगर टॉप लाइन ग्रोथ को मैं दो चीजों में बाइफरकेट करूं, तो एक हमें मिलेगा वॉल्यूम ग्रोथ, कि आपने कितना ज्यादा बेचा। कि भाई अगर मैं एक चप्पल बनाने वाला कंपनी हूं, तो पिछले साल मैंने 100 पेयर ऑफ चप्पल बेचे थे क्वार्टर 1 में, और इस बार मैंने 200 पेयर ऑफ चप्पल बेचे इन क्वार्टर 1। तो दैट इज 100% ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और दूसरी चीज हम देखते हैं वैल्यू ग्रोथ, कि पिछली बार मैंने एक चप्पल 100 रुपए का बेचा था, और इस बार मैंने एक चप्पल 120 रुपए का बेचा, तो दैट इज 20% इंक्रीमेंट इन वैल्यू ग्रोथ। तो आपने एक तो 100% ज्यादा बेचा आपने चप्पल, और 20 रुपए महंगा भी बेचा चप्पल, तो आपकी दोनों ऐड होके पता चलेगा 400% के आसपास का आपका टॉप लाइन ग्रोथ आ गया। तो हम जब टॉप लाइन ग्रोथ भी देखते हैं, तो उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ, दूसरा होता है वैल्यू ग्रोथ। ये चीज हमें समझने की जरूरत है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखो, वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ-कहाँ पर आ सकता है। अगर आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस हो, आपका बेस अच्छा खासा बन गया है, आप पिछले 10 साल से मार्केट में हो, तो अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ लेके आ पा रहे हो, बहुत तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ लेके आ पा रहे हो, इसका मतलब 90% चांस है आप एक मास मार्केट कंपनी होंगे। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। हम फुटवियर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, फुटवियर इंडस्ट्री को पकड़ के चलते हैं। 2 कंपनी लेते हैं, एक कंपनी का नाम है रिलैक्सो, दूसरी कंपनी का नाम है हमारे पास मेट्रो ब्रांड्स। चलो मेट्रो ब्रांड्स ले लेते हैं। तो रिलैक्सो का अगर मैं एवरेज सेलिंग प्राइस बताऊं, तो 150 रुपए के आसपास का उसका एवरेज सेलिंग प्राइस है। 150 रुपए का चप्पल बेचता है, तो 150 रुपए में वो कोई मार्जिन एक्सपेंशन तो कर नहीं सकता। तो वो एक मास मार्केट प्रोडक्ट है, वो जितना ज्यादा बेचेगा उसके लिए उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब देखो, रिलैक्सो का स्टॉक पिछले 3 साल से चला क्यों नहीं है, उसके बारे में थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं, आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप एक काम करो, रिलैक्सो का पीपीटी जाके खोलोगे और उसमें देखोगे कि आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एवरी क्वार्टर में कितना ग्रोथ आ रहा है, आपको पता चलेगा कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो एक ऐसा कंपनी है जो वैल्यू ग्रोथ ला नहीं सकता। कि सपोज अगर यही देखो, ये ट्रांजिशन क्या है ये समझना पड़ेगा, इसी से आपको बिजनेस मॉडल समझ में आएगा। रिलैक्सो क्या कह रहा है कि भाई तू अपने जो भी तेरा सिटी है, वहां पर एक लोकल आदमी बैठा होगा जो एकदम घटिया क्वालिटी की चप्पल बना रहा होगा, या चप्पल बना रहा होगा, तो उसको छोड़ मेरे पास आ जा, मैं तेरे को ब्रांडेड रिलैक्सो का ब्रांडेड चप्पल दूंगा, या बहामास का एक ब्रांडेड चप्पल दूंगा। तो मेरी चप्पल की क्वालिटी उससे अच्छी है, और मेरी चप्पल की ब्रांड वैल्यू भी उससे ज्यादा अच्छी है, मेरे चप्पल के डिजाइन अच्छे हैं, वो सारी चीजें सब अलग बात है, ठीक है। ये इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। तो अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ट्रांजिशन करवा रहा है, तो वो 500 रुपए का चप्पल तो नहीं बेच सकता। अनऑर्गेनाइज्ड वाला बेच रहा होगा अगर 100 रुपए का, तो रिलैक्सो ज्यादा से ज्यादा 110-120 रुपए का बेच सकता है।
और कोशिश करेगा वो जितना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से प्राइस को बराबर कर पाए। क्योंकि आपको अगर आप बाज़ार में गए और आपकी पॉकेट में पैसा है नहीं, क्योंकि देखो मास मार्केट आइटम मतलब एकदम लोअर मिडल क्लास, एकदम रूरल इकोनॉमी को कैटर करने वाला कंपनी हो गया। तो उस बंदे की पॉकेट में पैसा है नहीं, वो अभी इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, उसको महँगाई की मार पड़ रही है। तो उसकी पॉकेट में जब पैसा नहीं है ना, तो वो ये नहीं सोचेगा नहीं यार मेरे तो ये ₹80 की चप्पल खरीदने से मेरी क्या ब्रांड वैल्यू नीचे आ जाएगी, मैं जाके रिलैक्सो का ₹150 वाला चप्पल खरीदता हूँ। उसको अगर चप्पल चाहिए वो हो सकता है 4 दिन बिना चप्पल के निकाले और 5वें दिन जाके ₹70 ₹80 वाला चप्पल लिया है। तो रिलैक्सो कैन नॉट सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 500, 600, ₹700, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो रिलैक्सो के लिए अपसाइड जाने का कोई स्कोप ही नहीं था। वो ये नहीं कह सकते थे कि भाई अब हमारा चप्पल ₹150 का है, अब हम कल से बेचेंगे इसको ₹200, वो ये काम कर नहीं सकते थे। और उनका क्या हुआ, नीचे से इन्फ्लेशनरी प्रेशर उनको भी आया, उनके भी रबड़ के प्राइसेस ऊपर चले गए। जैसे ही रबड़ के प्राइसेस ऊपर चले गए और वो अपना सेलिंग प्राइस ऊपर नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनको मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही महंगाई पड़ी, जो बंदा पहले घिस-पिट के ₹120-140 का चप्पल खरीद लेता था, उसकी पॉकेट में फिर पैसा बचना खत्म हो गया। उसके लिए ये एक और लग्ज़री आइटम हो गया रिलैक्सो का चप्पल खरीदना, तो वो वापस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ चला गया। अब वो जैसे ही वापस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ चला गया, तो इनका जो मेन काम था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चप्पल बेचते हैं। पिछली बार हमने 100 बेची थी, इस बार 200 बेचेंगे, अगले महीने 400 बेचेंगे, उसके अगले महीने 800 बेचेंगे। वो वाला प्लान ही सारा का सारा खराब हो गया, उस पूरे के पूरे प्लान पे पानी फिर गया। तो इनके क्या हुआ, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कभी बढ़ ही नहीं पाया। तो 3 साल से इस कंपनी में इसलिए ग्रोथ ही नहीं आ रहा। और आप फिर भी उसको लेके बैठे हुए हो कि भाई इसने इस टाइम से इस टाइम तक इतना इतना पैसा बना के दिया है, तो आगे भी पैसा बना के देगा। आपको टीवी पे 4 लोग आके कहानी बताए जाएँगे और आपको बावला बना जाएँगे। तो इस बावला बनने से हमें रोकना पड़ेगा अपने आप को। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एकदम कोर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अगर हमें रिलैक्सो में रिकवरी देखनी है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक तो रबड़ के प्राइसेस नीचे आ जाएँ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर चला जाए और फिर रूरल इकोनॉमी में पिकअप देखने को मिल जाए। अब रूरल इकोनॉमी में पिकअप कैसे देखने को मिलेगा? आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी उठा लो, आपको पता चल जाएगा कि अगर वो सारी अच्छा करने लगे, इसका मतलब रूरल इकोनॉमी में पिकअप आ गया। इसका मतलब रिलैक्सो की चप्पल बिकना वापस शुरू हो जाएगी। जो अभी ट्रेंड उल्टा हो गया था कि लोग-बाग ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से अनऑर्गेनाइज्ड की तरफ जा रहे थे, वो वापस सीधा हो जाएगा, वो वापस रिवर्स हो जाएगा। फिर वही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट वाले ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ आने लग जाएँगे। फिर वापस रिलैक्सो का चप्पल बिकना शुरू हो जाएगा। फिर उसके नंबर ऑफ पेयर सोल्ड में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, तो रिलैक्सो का स्टॉक फिर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा और फिर कंपनी की प्राइस में भी ग्रोथ आएगी। अभी नहीं आएगी, ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो एक तो हमने समझ लिया कि ये तो हो गया वॉल्यूम प्ले कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना बेचना है। दूसरी तरफ आ गए मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स क्या है? एकदम प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है ना? उसके पास खुद के भी कुछ ब्रांड्स हैं और उसके पास कुछ पार्टनर ब्रांड्स भी है, जिनके साथ वो पार्टनर करता है और अपनी दुकान में उनका जूता-चप्पल बेचता है। तो उनके पास क्रॉक्स है या वॉकवे है, ऐसे 6-7 उनके पास ब्रांड्स हैं, तो सब एकदम महँगा-महँगा ब्रांड है। उनके पास आप जाके देखोगे 2000-3000 रुपए के आस-पास उनका उनका रेंज स्टार्ट होता है और जाता है 10-12 हज़ार रुपए तक का। तो 12,000 रुपए का जूता तो गाँव वाला खरीदेगा नहीं, तो ये चीज़ तो हमें भी समझ में आती है। तो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कभी भी हमें ज़्यादा मार्जिन कंप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पर अभी तो फिर भी आप देखोगे वहाँ पर थोड़ी-सी हालत खराब हुई है। अब वो तो पूरी की पूरी फुटवियर इंडस्ट्री में हालत खराब हुई है ना। बट इनके पास मेट्रो ब्रांड्स के पास क्या स्कोप है? इनके पास महँगा बेचने का भी स्कोप है और ज़्यादा बेचने का भी स्कोप है, कि भाई ये थोड़ा-सा ज़्यादा भी बेच सकते हैं और महँगा भी बेच सकते हैं। बट ये उतना वॉल्यूम में नहीं बेच सकते जितना रिलैक्सो बेच सकता है। तो ये 2 तरीके की ग्रोथ हो गई। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कौन-सी तरीके का ग्रोथ कर रही है और क्या वो ग्रोथ इस टाइम में जिस टाइम पे आप करंट बैठे हो, उस टाइम पे वो ग्रोथ आ भी सकता है या नहीं आ सकता। ये चीज़ समझ के चलना पड़ेगा। कहीं आप एक मास मार्केट प्रोडक्ट कंपनी लेके बैठ जाओ और पता चले इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से ना तो आपकी कंपनी भाव बढ़ा पाई और जो लोग बाग हैं, जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से शिफ्ट हो गया अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ। तो ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।